Hello everyone. In the last lecture, we studied the topic of the admissibility of the electronic evidence. We saw there are four conditions which is incorporated in the section 63 subsection 2. We also did another condition which is the condition of the certification, which is related to the hash value and which is enshrined in the section 63 subsection 4. कि आपको सर्टिफिकेट भी देना है। सो टोटल हमारे पास पांच कंडीशंस हो जाती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबिलिटी बनाने के लिए, उसको एडमिसिबल करने के लिए उस पांच कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी हो जाता है। हमने केस भी देखा था अरविंदर सिंह अलियास काकू वाला वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें कहा गया था कि आपको सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है, राइट। उसके बाद हमने देखा था कुछ सेक्शंस विच इज रिलेटेड टू द अप्रूविंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो उसमें कहा गया था कि आपको एक डॉक्यूमेंट प्रूव करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 65, एक आपको डॉक्यूमेंट प्रूव करने के लिए आपको उस पर्सन की मेकर की हैंडराइटिंग को आपको प्रूव करना है कि उसी पर्सन की हैंडराइटिंग में वो चीज लिखी गई है, राइट। और 60 आगे हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, तो आपको एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस को लेके आना है जो प्रूव करेगा कि एग्जीक्यूशन इसी पर्सन ने की है, राइट। और हमने देखा था कि इट डज नॉट एप्लीकेबल अगर कोई रजिस्ट्रेशन हुई हुई है तो आपको अटेस्टेड विटनेस को लाने की कोई जरूरत नहीं है, बट दिस विल नॉट अप्लाई टू इन द केस ऑफ विल्स। इट मींस जहां पे आपको विल की एग्जीक्यूशन को प्रूव करना है तो वहां पे आपको अटेस्टेड विटनेस लेकर ही आना है, चाहे वो डॉक्यूमेंट कितना भी रजिस्टर्ड है या नहीं है, राइट। उसके बाद हमने सेक्शन 68, 69, 70, 71 एंड 72, 73 तक किए थे। 72 में हमने किया था कि कोर्ट भी कंपेयर कर सकता है, राइट। कि बट हमने एक केस लो देखा था जिसमें कहा गया था कि कोर्ट शुड बी स्लो इन कंपेयरिंग द हैंडराइटिंग इटसेल्फ, कि अगर कोर्ट को खुद ही कंपेयर करना है तो वो, बिकॉज ही इज नॉट द हैंडराइटिंग एक्सपर्ट, बट जहाँ पे अब्लेंटली प्राइमा फेसाई ही साफ साफ लग रहा है कि ये हैंडराइटिंग इस पर्सन की है या नहीं है, तो उन केसेस में कोर्ट कंपेयर कर सकता है। बट जहाँ पे कुछ नीटी ग्रिटीज या कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं तो वहां पे कोर्ट को खुद से कंपेयर नहीं करना चाहिए, उसे एक्सपर्ट एविडेंस ले लेना चाहिए, राइट। तो आज हम उसके बाद पढ़ते हैं टॉपिक ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। Mainly, a document is of two types. One is a public document and another is a private document, right? So, public document क्या होता है? अगर मैं आपसे विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन, इसमें हमारे सेक्शन 74 से 77 तक कवर्ड है, विच टॉक्स अबाउट द पब्लिक डॉक्यूमेंट, राइट। एंड 74 बात करता है what which documents are public documents, right। and आगे हम रीड करेंगे 74 पहले हम रीड करते हैं। The following documents are public documents, document forming the acts or records of the acts। तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते कौन से हैं। इसके नाम से ही हमें पता लगता है विच इज मेड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज, राइट। तो उसे हम क्या कहेंगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। तो फॉर फॉर एग्जांपल कि जो हमारे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स हो गए या किसी भी कोई लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट पास किया, डेट इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट। जो एक गैजेट में उन्होंने एक गैजेट में उन्होंने कोई एक्ट पास किया, तो इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, राइट। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा डॉक्यूमेंट विच इज पब्लिक इन नेचर, राइट। सो दैट इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट। इसमें वर्ड्स क्या यूज किए गए हैं, द डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स, records ऑफ द एक्ट्स। इट इन ये बात करते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फाइनल होते हैं। अगर कोई बन रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि फाइनल डॉक्यूमेंट को ही आप पब्लिक डॉक्यूमेंट कहोगे, जो भी प्रोसेस में है बन रहे हैं आप उनको पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं कहोगे। तो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स ऑफ द सोवरेन अथॉरिटी। सोवरेन कौन सी, कि फॉर एग्जांपल हमारा इंडिया इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ सोवरेन अथॉरिटी, राइट, ऑफ
ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्राइब्यूनल्स। फॉर एग्जांपल किसी भी कोई जजमेंट है किसी ऑर्डर की, कोर्ट ने कोई जजमेंट पास की, इट इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट, राइट। आप हर पब्लिक उसके ऊपर असेस कर सकती है। सो इट इज द डॉक्यूमेंट फॉर ऑफ द पब्लिक, राइट। of a foreign of a public officers, legislative, judicial, executive of इंडिया और ऑफ अ फॉरेन कंट्री। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम फॉरेन कंट्री की भी बात कर रहे हैं। फॉर इंस्टांस, अगर कोई यूएसए ने कोई अपनी कोई जजमेंट पास की, तो आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी, जो हम आगे बात करेंगे, तब उसको भी आप क्या कहोगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट कहोगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि जहां हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव एक्ट्स के बारे में, एक सेकेंड। लेजिस्लेटिव एक्ट्स क्या हो जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी एक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं, ठीक है जी। तो ये भी क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। सेकंड पॉइंट इज जुडिशियल। It, it includes the orders, decrees and the judgments passed by the courts या ट्रिब्यूनल्स में इसमें लिखा रखा है, तो क्या है वो क्या हो जाएगी, पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट इज एग्जीक्यूटिव। फॉर एग्जांपल कोई नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स या सर्कुलर्स पास किए गवर्नमेंट ने। फॉर एग्जांपल कोई एसडीएम साहब ने या डीएम साहब ने कोई अब ऑर्डर पास कर दिया, तो उसको आप क्या कहोगे, पब्लिक डॉक्यूमेंट कहोगे, राइट। पर वो डॉक्यूमेंट, वो ऑर्डर या जजमेंट क्या होनी चाहिए, फाइनल होनी चाहिए। अगर कोई इंटेरियम है या इंटरलोक्यूटरी है, तो वो क्या हो जाएगी, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होगी, राइट। तो बी पॉइंट इसका बात करता है, पब्लिक रिकॉर्ड्स kept in any state or union territories of public of a private document। it means कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक रिकॉर्ड में रखा गया है। फॉर एग्जांपल कोई आपका, फॉर एग्जांपल मेरी बर्थ सर्टिफिकेट, दैट इज माय प्राइवेट डॉक्यूमेंट, बट उसका क्या बना हुआ है, एक पब्लिक रिकॉर्ड बना हुआ है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। डेथ सर्टिफिकेट्स, इसके अलावा क्या हो जाएगा, कोई सेल डीड हमने कोई बनाई, हमने कोई सेल डीड को बनाया, उस सेल डीड को हमने रजिस्टर किया, तो वो क्या हो जाएगी, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा वो चीज, राइट। और अगर मैं बात करूं, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, किसी कंपनी का मेमोरेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, एमओए बोल देते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि किसी भी कंपनी का, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर एग्जांपल हम और क्या ले सकते हैं, कोई विल होगी, विल को मैंने रजिस्टर्ड करवा लिया, तो वो क्या हो जाएगा, हम किसी भी सेल डीड को, किसी को हम सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाते हैं। सब रजिस्टर क्या है, एक पब्लिक ऑफिसर है, राइट। तो वो क्या, जो हम रजिस्टर करवाने के बाद वो क्या हो जाएगा, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, राइट। तो आप ये वाले एग्जाम्पल्स लिख सकते हो जब भी आप ये सेक्शन को रीड करोगे, तब आपको, अगर आप इसको सिंपल रीडिंग आपको इसको दोगे, तो हो सकता है भी आपको समझ ना आए, बट जहां हम एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, तो हमारे लिए सेक्शन को इंटरप्रेट करना इजी हो जाता है। सो एक बार मैं आपसे फिर से रीड करता हूँ। पब्लिक रिकॉर्ड्स कैप्ट इन एनी स्टेट, की पब्लिक रिकॉर्ड स्टेट या यूटी के पास है, जो किसके बारे में है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। एग्जाम्पल्स हमने कर ली, इसके साथ एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हो, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, राइट, इट इज ऑल्सो अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, राइट। तो ये बात करता है हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में, सेक्शन 74 सबसेक्शन 1। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 72 सबसेक्शन 2, ये कहते हैं कि अदर देन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, जो बाकी रह गए वो क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो आपसे पूछा जाए क्या बीएसए में प्राइवेट या पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन गिवन है, यस इट इज गिवन इन सेक्शन 72।
पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या था, ये सेक्शन 74 था, ये सेक्शन 75 था इंडियन एविडेंस एक्ट में, बट अब इसको क्लब कर दिया गया है, राइट। तो अगर मैं इसके आगे बात करूं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की प्रूविंग कैसे होगी, प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, हमारा सेक्शन 76 की बात करते हैं हम पहले। हमने पहले भी देखा था सेक्शन 60 क्लोज ई में, राइट, जब हम बात कर रहे थे कि आप कौन सा सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए। तो इसमें बताया गया था कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को आप अप्रूव कर सकते हो बाय द सेकेंडरी एविडेंस। कौन सा सेकेंडरी एविडेंस? सर्टिफाइड कॉपीज, राइट। तो हमारा जो सेक्शन 76 है वो भी इसी के बारे में बात करता है। पहले हम सेक्शन 76 को रीड करते हैं। सच a proof of documents by production of certified copies. Such certified copies may be produced in proof of the contents of the public documents or parts of the public document of which they purport to be copies. It means कि आप जब भी आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है तो आपको पब्लिक डॉक्यूमेंट लेके आने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप उसका प्रूफ सर्टिफाइड कॉपी से प्रूफ कर सकते हो। विच मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल कि बर्थ सर्टिफिकेट है मेरा, ठीक है, जो मेरे पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट होगा वो क्या होगी, मेरे पास एक उसकी कॉपी होगी, राइट। असली रजिस्टर वो कहाँ है, जो ओरिजिनल है वो कहाँ है, जो रजिस्ट्रार हैं, ठीक है जी, उनके पास मेरा बर्थ सर्टिफिकेट वहाँ पे मेरा मौजूद है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम सब उस रजिस्ट्रार्स को थोड़ी हम लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल जो ये पब्लिक ऑफिसर था, इसकी डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गई, तो एज ए जनरल रूल क्या है भी, जिसने डॉक्यूमेंट बनाया है आप उसी को मतलब मेकर को लेके आओगे कोर्ट में कि वो प्रूव करेगा कि हाँ जी ये सर्टिफिकेट सही है, राइट। बट ये क्या है, एक्सेप्शन है, तो ये क्या बन गया, एक्सेप्शन टू द हियर से रूल बन गया। अगर कोई डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल ए पब्लिक ऑफिसर ने बनाया था, अभी ये मौजूद नहीं है, अभी इसकी जगह पे बी आ गया, तो अगर बी ये वाला डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है जो इसने नहीं बनाया, ये बनाया ए ने, तो ये क्या होगा, एक तरह का हियर से हो गया। बट हम इसको अलाउ कर रहे हैं बिकॉज हम ये प्रिजम्पशन लेते हैं कि जो भी पब्लिक ऑफिसर काम करते हैं वो जेन्युइन काम किया जाता है, ठीक है जी। तो हमने ये देखा कि इसको प्रूव करने के लिए आपको सारा ये गद्दी लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यह ए जिंदा भी है तो ए को कोर्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इसकी सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट में ले आओ टू अप्रूव द पब्लिक डॉक्यूमेंट, राइट। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी हमारा क्वेश्चन उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्टिफाइड कॉपी? सर्टिफाइड कॉपी कौन कौन देता है, कैसे बनती है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास सेक्शन 75 है। 75 हमारा सेक्शन बात करता है कि सर्टिफाइड कॉपीज आपकी कैसे बनेगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक होती है अटेस्टेड कॉपी, एक होती है सर्टिफाइड कॉपी। फॉर एग्जाम्पल दीज आर माई नोट्स, ठीक है जी। तो मैं इसके ऊपर साइन करके, हम जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, जब भी हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स का कोई फॉर्म फिल करते हैं, वो क्या कहते हैं कि आप अपने डीएमसी वगैरह को सेल्फ अटेस्टेशन करके भेजो। इट मींस कि आप अपने साइन अटेस्ट करके भेजो कि ये जो भी है, जो ये डॉक्यूमेंट है ये आपका है और ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई फैब्रिकेशन नहीं है। इट मींस कि अटेस्टेड अटेस्टेशन कहाँ होती है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है जी। अगर ये कोई जजमेंट है, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई तहसीलदार साहब ने कोई मेरी जमीन का कोई नक्शा बनाया, ठीक है जी। अब मैं वो सारी बुक को थोड़ी मैं कोर्ट में लेके आऊंगा, या मैं तहसीलदार साहब को थोड़ी मैं कोर्ट में लेके आऊंगा। मैं क्या लेके आऊंगा, मैं उन्हें कहूंगा भी आप जो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट की एक कॉपी बना दो, उसके ऊपर आप साइन कर दो,
इट मीन्स कि ये सर्टिफाइड कॉपी बन जाएगी कि ये एक पब्लिक ऑफिसर ने साइन किया भी ये सही है। तो इट मीन्स कि पब्लिक डॉक्यूमेंट की क्या होती है, सर्टिफिकेशन। और प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की क्या होती है, अटेस्टेशन। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट का आप सर्टिफिकेशन अब करवा लो, राइट। सो सर्टिफिकेशन किसकी होती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट की होती है। जब भी हम कोर्ट में अपील डालते हैं, अपील जब भी हम डालते हैं तो हम ट्रायल कोर्ट के जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी डालते हैं, राइट। बिकॉज कोर्ट इज अ पब्लिक ऑफिस, राइट। तो वो जज क्या है, पब्लिक ऑफिसर। तो वो जो जजमेंट है वो क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो उसकी क्या डलेगी, सर्टिफाइड कॉपी डलेगी। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 75 के बारे में। सेक्शन 75 बात करता है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 75 सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सर्टिफाइड कॉपी किसकी बनेगी, ओनली ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि उस पब्लिक ऑफिसर के पास उसकी कस्टडी होनी चाहिए, उस पब्लिक। बिकॉज अगर मेरे पास कस्टडी ही नहीं है तो मैं कैसे दे दूंगा उसकी सर्टिफाइड कॉपी, राइट। थर्ड इज कि उस पब्लिक हमने बात किया कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के बारे में। इट मीन्स कि एवरी पर्सन हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द पब्लिक डॉक्यूमेंट। कि हर पर्सन का राइट होना चाहिए उस पब्लिक डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जब भी एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर डिमांड करता है कि मुझे इसकी कॉपी दी चाहिए, तो आफ्टर पेइंग द लीगल फीस ही कैन गेट द कॉपी। अभी हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं। एक चीज और कि जब भी एक कॉपी आएगी तो उसके नीचे उसके फुट पे यहाँ लिखा होगा, इट इज टू सर्टिफाई दैट दिस इज द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द फलाना पब्लिक का डॉक्यूमेंट, राइट। तो ये चीज लिखी होगी। अभी हम सेक्शन 75 को ऑडिट करते हैं। एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट, राइट, ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट, सिर्फ पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, एंड ही हैज द कस्टडी विच एनी पर्सन, मीन्स एनी पर्सन, कोई भी पर्सन has a right to inspect shall give that person on demand a copy of it। ठीक है जी, पब्लिक ऑफिसर क्या देगा, उसकी डिमांड पे उसे एक कॉपी देगा। ऑन पेमेंट ऑफ द लीगल फीस देयरफॉर टुगेदर विद द सर्टिफिकेट रिटर्न एट द, मतलब एक उसे कॉपी देगा, कॉपी के साथ उसे क्या देगा, एक सर्टिफिकेट देगा। रिटर्न एट द फुट ऑफ सच कॉपी मीन्स कि उस कॉपी के साथ जो ये इसके फुट पे क्या लिखा हुआ है, एक सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेशन, उसको बोल देते हैं। एक सर्टिफिकेशन रिटर्न एट द फुट ऑफ सच कॉपी दैट इट इज द ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट और पार्ट देयरफॉर एज द मे बी, एंड सच सर्टिफिकेट शैल बी डेटेड एंड सब्सक्राइब्ड बाय द ऑफिसर विद हिज नेम। तो सब्सक्राइब्ड मीन्स कि वहां पे उस पर्सन के साइन किए होंगे, राइट। बाय हिज नेम, नाम लिखा हुआ है, एंड ऑफिशियल टाइटल की वो क्या ऑफिस होल्ड करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रमेश है फॉर एग्जाम्पल, तो वो लिखेगा रमेश थापर जो भी तहसीलदार, तो उसका टाइटल भी लिखेगा वो। एंड शैल बी सील्ड, अपनी सील लगाएगा। whenever such office is authorized by law to make use of such a seal and such copies of certified shall be called, उस कॉपी जो सर्टिफाइड की गई है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्टिफाइड कॉपी बोलेंगे, राइट। तो एक्सप्लेनेशन क्या बात करती है, एनी ऑफिसर हु बाय द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इज ऑथराइज्ड टू डिलीवर सच कॉपी shall be deemed to have the custody of such documents within the meaning of this section। फॉर एग्जाम्पल कि डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं तहसीलदार के पास, ठीक है, बट अथॉरिटी है नैब तहसीलदार के पास कि आप सर्टिफिकेट को भी आप दोगे, तो हम क्या मानेंगे, इट इज अ डीम्ड। ठीक है जी, कि इसके पास डीम्ड कस्टडी है, चाहे
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कस्टडी तहसीलदार साहब की कस्टडी में है, बट हम क्या मानेंगे, डीम्ड कस्टडी। इट इज द बाय द वर्च्यू ऑफ द लॉ, राइट। तो ये था हमारा सेक्शन 76 हमने पढ़ लिया। तो आप देख सकते हो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए आपके पास क्या क्या हथियार हैं। आपके पास सेक्शन 60 बात करता है कि आप सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हो, ठीक है, जब आपके पास ओरिजिनल नहीं है। 76 कहता है कि आपको सर्टिफाइड कॉपी ही देनी है जनरली, पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए आपको सर्टिफाइड कॉपी ही देनी है। क्या कोई प्रिजम्पशन है? सेक्शन 78 ऑफ द बीएसए बात करता है प्रिजम्पशन के बारे में, कि जब किसी पब्लिक ऑफिसर ने एक सर्टिफाइड कॉपी दी तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा कि वो सर्टिफाइड कॉपी क्या है, जेन्यून है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्वेश्चन उठाता हूँ कि सर जो ये कॉपी है ये तो नकली है, तो कोर्ट क्या करेगा, शैल प्रिज्यूम करेगा कि ये सर्टिफाइड कॉपी क्या है, सही है। अगर मैं क्वेश्चन उठाता हूँ कि सर जिसने जिसने जो ये तहसीलदार साहब ने जो ये सर्टिफाइड कॉपी दी, ये तो ऑफिस होल्ड ही नहीं करते, तो ये कोर्ट इसके ऊपर भी शेल्फ प्रिज्यूम करेगा कि जो हमारे तहसीलदार साहब हैं इनकी ऑफिशियल कैपेसिटी है ये कॉपी देने में। जो पर्सन कह रहा है कि इनकी नहीं है उसे प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट तो प्रिजम्पशन लेके चलेगी कि हाँ जी इस पर्सन की अथॉरिटी है, राइट। जब हम प्रिजम्पशन को बात करेंगे तब हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इससे नेक्स्ट टॉपिक हम प्रिजम्पशन ही करेंगे। तो एक हमारा भी सेक्शन 75 आ जाता है। 77 77 बात करता है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो ये बात करते हैं कि आप अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसको कैसे कैसे प्रूव करोगे। एक बार आप 77 को रीड कर लेना, इसमें कोई खास क्वेश्चंस नहीं आते, बट जनरली क्या है हमें पता होना चाहिए। तो मेरा एक कह देता हूँ एक स्ट्रेटजी यही होती है कि हमें कुछ भी नहीं छोड़ना। तो चाहे हमें एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए या ना आए, अगर हमसे कोई इंसान कुछ पूछ ले कि क्या आपको इसके बारे में पता है, तो हम ये ना कहें कि सॉरी ये तो हमने स्किप कर दिया था। तो वी शुड नो एवरीथिंग, राइट। सो सेक्शन 77 बात करता है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड एज फॉलोज: acts, orders, notification of the public of the central government in the any of the ministry of the and the department of the state government or the department of any state government। अगर कोई भी एक्ट, ऑर्डर या नोटिफिकेशन है किसी भी गवर्नमेंट की, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या यूटी की, तो आप उसको कैसे प्रूव करोगे? जो लिखा है ना, बाय द records ऑफ द डिपार्टमेंट्स, उसे सर्टिफाइड कौन करेगा? सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स, राइट। और एनी अदर डॉक्यूमेंट टू बी प्रिंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ सच डॉक्यूमेंट, राइट। तो उसका सर्टिफाइड कौन करेगा? हेड ऑफ द सच डॉक्यूमेंट। बी पॉइंट, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, वो कैसे प्रूव होंगी? बिकॉज एक ना हमारे पास इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेस, एक खुद की प्रेस होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस या स्टेट गवर्नमेंट की प्रेसिस। तो वहां पे जो भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशंस होती हैं या कोई भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो वहां पे छपती है, वहां पे प्रिंट होती हैं। तो अगर कोई प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं हम पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर की, तो वो कैसे आप अप्रूव करोगे? बाय द जर्नल्स ऑफ दोज बॉडीज रिस्पेक्टिवली और बाय पब्लिश्ड एक्ट्स, या हमने कोई एक्ट को पब्लिश किया गया है ऑफिशियल गैजेट में वगैरह, और बाय द कॉपीज purporting टू बी प्रिंटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न, राइट। अगर कोई कॉपीज वगैरह हैं या कोई जर्नल्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस वगैरह में प्रिंट हुए हैं, तो आप वो लेके भी प्रूव कर सकते हो। सी पॉइंट, ये थोड़ा इसमें थोड़ा चेंज आया है, एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ये ऐड किया गया है बीएसए में, पहले ये चीज नहीं लिखी गई थी। प्रोक्लामेशंस, ऑर्डर्स और रेगुलेशंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और एलजी, तो ये आप कैसे प्रूव करोगे? बाय कॉपीज और एक्सट्रैक्ट्स कंटेन इन द ऑफिशियल गैजेट, आप इसके थ्रू आप इसको अप्रूव कर सकते हो। डी,
The acts of the executive or the proceedings of the legislature of the foreign country, अगर कोई भी फॉरेन कंट्री की लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव की एक्ट्स को आपको प्रूव करना है, आप उसको कैसे प्रूव करोगे? बाय जर्नल्स पब्लिश बाय देयर अथॉरिटी और कॉमनली रिसीव्ड इन दैट कंट्री, ठीक है जी, बाय कॉपी सर्टिफाइड अंडर द सील ऑफ द कंट्री और सोवरेन, मतलब वहां पे इन एनी सेंट्रल एक्ट। तो आप उसको कैसे प्रूव करोगे? बाय द जर्नल्स ऑफ देयर अथॉरिटी, वहां की कंट्री के कुछ जर्नल्स है, आप उसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हो। ई पॉइंट, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द म्यूनिसिपल और लोकल बॉडी इन स्टेट मीन्स इंडिया की स्टेट की बात कर रहे हैं, बाय कॉपी ऑफ सच प्रोसीडिंग्स या सर्टिफाइड, जो वो कॉपी होगी वो कौन सी कॉपी होगी? विच इज सर्टिफाइड बाय द लीगल कीपर, या अ प्रिंटेड बुक विच इज purporting to be published by the authority of such body, right? तो आप इसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हो। लास्ट पॉइंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ अदर एनी अदर क्लास इन फॉरेन कंट्री। हमने देखा, हमने डी पॉइंट में बात की थी, सिर्फ लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव की बात की थी फॉरेन कंट्री के रिलेशन में। यहाँ बात कर रहे हैं एनी अदर क्लास, इट मीन्स कि अगर किसी फॉरेन कंट्री की कोई म्यूनिसिपैलिटी या कोई जुडिशियल एक्ट्स वगैरह हैं, तो आप उसको वहां के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को कैसे प्रूव करोगे? बाय द ओरिजिनल, कि आपको ओरिजिनल वहां से लेके आना पड़ेगा, या ये आपके पास तरीका है, ये आपके पास क्या तरीका है, या कॉपी सर्टिफाइड बाय द लीगल कीपर, आप लीगल कीपर की एक सर्टिफाइड कॉपी लेके आओ, प्लस लिखे ना विद, मतलब इसके साथ साथ एक आपको क्या लेके आना पड़ेगा? एक सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा अंडर द सील ऑफ नोटरी पब्लिक और ऑफ इंडियन काउंसिल। इंडियन काउंसिल कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल यूएसए की जो एम्बेसी है, वहां पे हमारा पर्सन होता है इंडियन काउंसिल, जिसे हम कह देते हैं कि इंडियन का बंदा जो वहां पे नोटरी करके देता है कि ये चीजें ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट देगा कि हाँ जी ये चीज बिल्कुल ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो, राइट? तो अभी हम बात करते हैं हमारे प्रेजम्पशंस के बारे में। अभी हमने बात की पब्लिक डॉक्यूमेंट के सारे लॉ के बारे में। सेक्शन 74 बात करता था व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइवेट डॉक्यूमेंट। 76 बात करता था कि आप उसको कैसे प्रूव करोगे? बाय द सर्टिफाइड कॉपी। एंड आल्सो वी रीड सेक्शन 60 क्लोज ई, राइट? कि आप सेकेंडरी एविडेंस क्या होगा पब्लिक डॉक्यूमेंट का? सर्टिफाइड कॉपी। हमने वहां पे केस भी किया था, मारवाड़ी कुम्हार वर्सेस भगवान दासपुरी, गणेशपुरी, राइट? उसमें था कि जहाँ पे आपके पास ओरिजिनल एंड सर्टिफाइड कॉपी लॉस्ट हो चुकी है, तो आप वहाँ पे ऑर्डिनरी कॉपी भी दे सकते हो इन द वेरी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, राइट? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। उसके बाद हमने बात की सेक्शन 75। 75 बताता है कि आपको सर्टिफाइड कॉपी कैसी बनती है, कौन बनाता है, राइट? तो हमने इसके बारे में बात की थी 75 के बारे में। फिर अभी हमने देखा सेक्शन 77 की अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे आप अप्रूव करोगे। तो अभी हम बात करते हैं प्रजम्पशंस के बारे में। जैसे कि हमने बात की थी हमारे स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, आई गेस लेक्चर थर्ड या फोर्थ लेक्चर होगा, जिसमें हमने बात की थी कि प्रजम्पशन तीन टाइप की होती है, मे, शैल एंड कंक्लूसिव। इसमें क्या है? कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो ले या ना ले, राइट? ले या ना ले। इसमें क्या है? कोर्ट के ऊपर डायरेक्टेड है कि आपको प्रिजम्पशन लेनी ही लेनी है, ठीक है? इसके साथ क्या है कि आपको दूसरी पार्टी को रिबट करने का चांस देना है। और कंक्लूसिव में क्या है? आपको प्रिजम्पशन लेनी ही लेनी है, प्लस ये रिबटल नहीं है, मतलब आप निगेट रिबट आप नहीं कर सकते। इसमें आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ प्रिजम्पशंस के बारे में, ठीक है? सेल्फ प्रिजम्पशन के बारे में हमने ये पहले ही बात की थी। इट इज कंटेन इन सेक्शन 78 से लेके 87 एंड सेक्शन 91
108, 115, 118 एंड सेक्शन 120। तो ये सेक्शंस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शंस हैं बीएससी के, जो बात करते हैं शेल प्रिजम्पशंस के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 78 से। तो ये आप नोट कर सकते हो कि जब भी आपके पास शेल प्रिजम्पशन का क्वेश्चन आए, तो आपको हर एक सेक्शन को हल्का हल्का बताना है, राइट। तो सेक्शन 78, सेक्शन हमारा 78 बात करता है शेल प्रिजम्पशंस के बारे में। हाँ जी, अगर आप इसको रीड करो, सेक्शन 78, प्रिजम्पशंस एज टू जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी। अभी हमने सर्टिफाइड कॉपी के लॉ के बारे में बात की कि सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है, आपको कि सर्टिफाइड कॉपी सिर्फ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की ही दी जाती है, ठीक है जी। तो कोर्ट प्रिजम्पशन क्या लेगा, तो आप पढ़ो, कोर्ट शैल प्रिज्यूम टू बी जेन्युइन एवरी डॉक्यूमेंट purporting टू बी द सर्टिफिकेट। तो वो क्या प्रिजम्पशन लेगा कि जो ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी, वो प्रिजम्पशन लेगा सर्टिफिकेट के ऊपर, एंड सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर, थर्ड अदर डॉक्यूमेंट which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact, which purports to be duly certified by any officer or the public of the central or the state government, right। तो कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा, क्या प्रिजम्पशन लेगा कि वो क्या है, जेन्यून है, provided that the document is substantial in the form and purpose to be executed in the manner directed by the law, इन दैट भी जो एग्जीक्यूशन हुई है, सबसे पहले क्या है कि वो सब्सटेंशियली एज पर द रिक्वायरमेंट्स तो लो एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। और जो वो सर्टिफिकेट दे रहा है, वो कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो सर्टिफिकेशन दे रहा है, तो उससे हम क्या मानेंगे, जेन्युइन मानेंगे। तो इसमें हमारी सेकंड प्रिजम्पशन क्या है, court shall presume that the any officer by whom any document purports to be signed or certified held when he signed the official character। It means कि जो वो तहसीलदार है, अगर आप ये क्वेश्चन उठा रहे हो कि सर जो वो ऑफिस जो पब्लिक ऑफिसर ने जो सर्टिफाई करके दिया है, ही डज नॉट होल्ड सच टाइटल कि वो सर्टिफिकेशन दे सके, तो कोर्ट तो प्रिजम्पशन लेके चलेगी भी, हाँ जी, ही होल्ड सच टाइटल और सच सीट, सच ऑफिस, राइट। तो वो आपको प्रूव करना है, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि जो शेल प्रिजम्पशन है, इट इज रिबटेबल। चाहे ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, बट ये रिबटेबल है, दूसरी पार्टी रिबट कर सकती है, राइट। तो इसमें आपके पास दो प्रिजम्पशन थी, एक थी हमारी जेन्यूनेस के बारे में, सेकंड थी हमारी कि ऑफिशियल करेक्टर के बारे में, कि जो वो पर्सन है, ही होल्ड द ऑफिशियल करेक्टर विच क्लेम्स इन सच पेपर, राइट। तो अभी हमारे पास तो सर्टिफाइड का आपके पास कभी भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको सेक्शन 60 का क्लोज ई, सेक्शन 74, 75, 76 एंड 77 एंड 78, आपको इन सभी सेक्शंस को कवर करना है। नेक्स्ट इज सेक्शन 79। सेक्शन 79 बात करता है कि कोई भी एविडेंस किसी कोर्ट ने लिया गया है, ठीक है, तो हम उसकी तब हम प्रिजम्पशन लेंगे कि वो सही तरीके से एविडेंस लिए गए हैं और जो वो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल जेन्यून है, राइट। हम सेक्शन रीड, फॉर एग्जांपल अगर इसमें एग्जांपल दूं, ट्रायल कोर्ट ने किसी विटनेस की कोई डेपोजिशन लिखी, कोई स्टेटमेंट या एविडेंस नोट डाउन किया, तो अभी ये केस चला गया एपीलेंट कोर्ट में। तो आपको यही जो ये डॉक्यूमेंट है, जो ये स्टेटमेंट है, जो एविडेंस जो ट्रायल कोर्ट ने लिया है, तो जो एपीलेंट कोर्ट है वो ये प्रिजम्पशन लेके चलेगी कि जो ये
डॉक्यूमेंट है, जो एविडेंस आया है अभी ट्रायल कोर्ट में, इट इज अ जेन्युइन। सेकंड थिंग, कि जिस सर्कमस्टांसिस में ये लिया गया है उसके बारे में वो प्रिजम्पशन लेगी। थर्ड इज कि जो वो प्रोसीजर है, फॉर एग्जांपल कोई कन्फेशन ली गई है अंडर सेक्शन 183 ऑफ द BNSS, तो वो स्टेटमेंट क्या, वो कन्फेशन क्या है, ड्यूली एक प्रोसेस फॉलो किया गया है, राइट। हम रीड करते हैं, whenever any document is produced before any court। यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, एनी कोर्ट, नॉट टू द पुलिस। अगर फॉर एग्जांपल पुलिस को कोई स्टेटमेंट वगैरह दी है अंडर सेक्शन 180 180 180 या 181, राइट, अगर उसमें आप कोई स्टेटमेंट्स दे रहे हो पुलिस को, तो उसमें उसके अंदर आप कंजप्शन यहाँ आप नहीं ले सकते। तो बात करते हैं, whenever any document is produced before any court purporting to be record or the memorandum of the evidence or any part of the evidence given by a witness in the judicial proceedings or before any officer authorized by law to take such evidence। तो आपको कहाँ देना है, उस पर्सन के आगे जो एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। Or to a statement or confession by any prisoner or the accused person taken in accordance with the law, purporting to be signed by the judge or the magistrate or any other officer as aforesaid, court shall take presumption that the document is genuine। A second point, any second presumption क्या होगी, any statement as to the circumstances under which it was taken purporting to be signed by the person signing it are true। कि इसी, अगर ये एक विटनेस की स्टेटमेंट थी, तो जो ये साइन है ये एक ही, ये स्टेटमेंट एक ही है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर जो ये एविडेंस है, ये एविडेंस तो एक का है ही नहीं, पर यहाँ पे हम प्रिजम्पशन ले सकते हैं कि नहीं सर, ये तो एविडेंस एक का ही है, ये स्टेटमेंट एक ही है। हम यहाँ प्रिजम्पशन ले रहे हैं एज टू द सर्कमस्टांसिस, जो ये कंटेंट है, क्या ए सही सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, रिलेटिंग टू द कंटेंट हम प्रिजम्पशन नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं सर्कमस्टांसिस के ऊपर। हो भी सकता है विटनेस झूठ बोल रहा हो, तो हम कंटेंट के ऊपर कभी प्रिजम्पशन नहीं लेते। ये क्वेश्चन प्री में आ जाता है। थर्ड पॉइंट इज, सच एविडेंस स्टेटमेंट और कन्फेशन वॉज ड्यूली टेकन। ड्यूली टेकन मीन्स कि प्रोसीजर को सही फॉलो किया गया है। ड्यूली टेकन का मतलब होता है कि प्रोसेस को सही फॉलो किया गया है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया गया है, राइट। नेक्स्ट इज सेक्शन 80। अगर मैं बात करूं कि इसका पर्पस क्या है, कि अगर हम, अगर ये प्रिजम्पशन ना होती तो हमें ट्रायल कोर्ट के जो जज थे उनको यहाँ पे बुलाना पड़ता कि सर आप आओ, आप बताओ कि जब आपने ये एविडेंस लिया था तो आपने किस सर्कमस्टेंसेस में लिया था। तो क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि जो ये जजेस हैं ये इम्पार्शियल हैं, कि ये कभी कुछ गलत काम नहीं करते। अगर हम इनके ऊपर ही विश्वास नहीं करेंगे तो आप हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में आप किसके ऊपर आप यकीन करोगे, राइट। तो इसका मेन पर्पस यही था। सेक्शन 80, सेक्शन 80 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स, न्यूज़पेपर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। कि फॉर एग्जांपल हम जब देखते हैं कि कोई टेंडर निकला या कोई पोस्ट निकली, ठीक है, या कोई इलेक्शंस के बारे में कुछ निकला, तो एक ऑफिशियल गैजेट निकलता है न्यूज़पेपर में। आप जब भी आप न्यूज़पेपर रीड करोगे ना, तो अक्सर एक ऑफिशियल गैजेट्स निकलते हैं। वो क्या होते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे हमारे व्हाट्सएप पे कोई नोटिफिकेशन आती है, तो वो क्या होते हैं, गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन होती हैं, जिन्हें हम ऑफिशियल गैजेट्स बोल देते हैं। तो सेक्शन 80 क्या बात करता है कि जो न्यूज़पेपर में या कहीं भी कोई गैजेट्स वगैरह निकले, तो वो क्या है, वो जेन्यून है। हम कंटेंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट है कि वो सच है या झूठ है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि वो जो वो गैजेट है, वो डॉक्यूमेंट वो क्या है, जेन्यून है। The court shall presume the genuineness of every document purporting to be the official gazette or to the newspaper or the journal, or and of every document purporting to be document directed by any law to be kept by any person, if such person is
if such document is kept substantially in the form required by the law and is produced from the proper custody, right? कि अगर आपने उसको प्रॉपर कस्टडी से आप लेके आए हो, पब्लिक प्रॉपर कस्टडी का क्या मतलब हो गया? प्रॉपर कस्टडी का क्या मतलब हो गया? एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि अगर वो प्रॉपर पर्सन से आ रहे हैं एंड प्रॉपर प्लेस से आ रहा है वो डॉक्यूमेंट, देन इट इज इन द डोमेन ऑफ पब्लिक प्रॉपर कस्टडी, राइट? तो ये हमारा था सेक्शन 80 की आप प्रिजम्पशन ले सकते हो। आप इसमें देखोगे जब पहले, अब अभी तो गैजेट्स होने लगे। पहले क्या होता था, एंशियंट टाइम्स में क्या होता था कि एक ड्रम्स बीट होते थे। वो एक ड्रम्स बीट करके ऊंची ऊंची बताते थे कि आज से ये लो पास हो रहा है या कोई टेंडर निकल रहे हैं, राइट? तो ड्रम बीट्स होते थे। बट अभी क्या है, न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। सेक्शन 81, 81 बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में। तो इसमें भी क्या है, शैल प्रिज्यूम है कि हम उसका जेन्युइन मानेंगे। बट हम, तो इसमें अगर सेक्शन में 80 की बात करूँ, इसमें हमारी कंडीशन क्या थी? प्रॉपर कस्टडी। तो वही चीज आगे भी सेम सेम आगे चीजें चलेंगी। सेक्शन 81 में क्या है? द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड purporting to be official gazette or purporting to be electronic or digital record directed by law to be kept by any person if such electronic or digital record is kept substantially in the form required by law and is produced from the proper custody। proper custody की डेफिनेशन सेम है जो हमारी 81 में 80 में थी, तो सिमिलर ही है। तो ये था हमारा सेक्शन 81 ऑफिशियल गैजेट्स के बारे में। तो जब भी आपकी, हम देखते हैं जब आपकी पोस्ट वगैरह निकलती हैं, जजेस की पोस्ट निकलती हैं, वो हमारे ऑफिशियल, तो हम वेबसाइट पे निकलती हैं, इट मींस ई गैजेट्स हम बोल देते हैं। न्यूज़पेपर में निकलती है तो हम उसको सेक्शन 80 अप्लाई कर देंगे। इंटरनेट पे निकलती है तो हम उसे 81 अप्लाई कर देते हैं। सेक्शन 82, सेक्शन 82 बात करता है presumptions as to the maps plans made by the authority of the government। क्या आपने पहले भी मैप्स और प्लान्स के बारे में पहले आपने पढ़ा था रेलिवेंसी के अंदर? एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल राइट, आपने पढ़ा था अंडर सेक्शन 30 के अंदर, जो बात करता था रेलिवेंसी के बारे में कि मैप्स प्लान्स चार्ट्स वो क्या हो जाएंगे, रेलिवेंट होंगे। यहाँ पे हम मैप्स एंड प्लान्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे कोर्ट प्रिजम्पशन लेगा। क्या लेगा? प्रिजम्पशन लेगा कि इट वाज सो मेड एंड इट इज सो एक्यूरेट। सेक्शन 82, 82 को हम रीड करते हैं। प्रिजम्पशन एज टू मैप्स और प्लान्स मेड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट मैप्स और प्लान्स purporting to be made by the authority of the central government or the state government were so made and are accurate, कि वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाए गए हैं, एंड इट वाज एक्यूरेट, बट द मैप्स एंड प्लान मेड फॉर द पर्पसेस ऑफ एनी कॉज मस्ट बी प्रूव टू बी एक्यूरेट। कि फॉर एग्जांपल कोई मैप तो बनाया गया, बट उसका हम इस पर्पस के लिए बनाया गया, उसके ऊपर हम प्रिजम्पशन नहीं ले रहे हैं। हम ले रहे हैं कि जो ये मैप बनाया गया ये बिल्कुल ठीक है, ये मैप गलत नहीं है, राइट? फॉर एग्जांपल कोई, जैसे हम देखते हैं ना लैंड रिकॉर्ड होते हैं, जमाबंदियां वगैरह या कुछ भी, लैंड रिकॉर्ड मैप, ये किला इसका है, ये किला इसका है, right? तो जो ये बाउंड्रीज बनी होती हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के जो मैप है, जो ऑफिशियल मैप है जहाँ पे इंडिया की कोई बाउंड्री बनी हुई है, तो वहां पे हम प्रिजम्पशन ले सकते हैं कि इट इज सो मेड एक्यूरेट, कि जो ये मैप बनाया गया इट इज एक्यूरेट। हम कोर्ट में ये प्रूव नहीं करेंगे, नहीं नहीं सर जो ये बाउंड्री है ये तो गलत है, इसकी बाउंड्री तो ये है। ऐसे तो फिर आप इसे यही कुछ करते रह जाओगे। तो हमें विश्वास रखना है कि जो गवर्नमेंट बना रही है वो सही है, बट ये क्या है, शेल प्रिजम्पशन है।
जहाँ पे हमारे पास एविडेंस है कि आप हम अप्रूव कर सकते हैं कि इंडिया की लाइन या मेरे किले की लाइन ये नहीं सर, ये वाली लाइन है, तो आप वहां पे कोर्ट में एविडेंसेस या रिबट कर सकते हो, एविडेंसेस लाके रिबट कर सकते हो इस प्रिजम्पशन को, विच इज द मेन थीम ऑफ द शेल प्रिजम्पशन। सेक्शन 30 में हमें बात की गई थी रेलिवेंसी के बारे में, सेक्शन 82 में बात की गई है प्रिजम्पशन के बारे में विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक मैप्स और द प्लान्स। अगर मैं कोई प्राइवेट मैप्स और प्लान्स की बात करूं, तो उसके बारे में कोई मेरे को कोई बुक छाप दी, इट इज नॉट द मैप मेड बाय द गवर्नमेंट, इट इज द मैप मेड बाय द राइटर, राइट। तो आप इसके ऊपर प्रिजम्पशन ले सकते हो सेक्शन 82 में, आप इसमें प्रिजम्पशन नहीं ले सकते, उसके लिए आपको आना पड़ेगा सेक्शन 87 में, और सॉरी 89 में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई, वहां पे क्या था हमारा शैल, जहाँ पे हम बना रहे हैं यहाँ पे क्या है, मे प्रिजम्पशन की कोर्ट की डिस्क्रिशन है। Presumptions as to books, maps, and charts. The court may presume that any book to which it may refer for information on matters of public or general interest, and that any published map or chart, statements of which are relevant facts under section 30, which is produced for its inspection, was written and published by द पर्सन, कि उसी पर्सन ए पर्सन ने ही वो लिखा है, वो पब्लिश किया है। और क्या प्रिजम्पशन होगी, एट द टाइम एंड प्लेस, की उस समय एंड उस स्थान पे बनाया गया था या पब्लिश किया गया था। बाय होम और एट विच इट प्रपोज टू हैव बीन रिटन एंड पब्लिश। परपोर्ट्स का मतलब होता है अलेज करना, कि हम अलेज कर रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हो कि मैप्स के रिलेटेड कैसे कैसे प्रिजम्पशन हमारे पास है, शैल भी है, मे भी है। नेक्स्ट इज सेक्शन 84, ओह सॉरी, यस सेक्शन 83। सेक्शन 83 बात करता है presumptions as to the collection of laws and reports of the decision। इसमें क्या बात करते हैं कि हमारे जैसे बेयर एक्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ये मेरे पास बेयर एक्ट है, जो ये मेरे पास क्रिमिनल मैनुअल है, इट इज द पब्लिश्ड बाय द लॉ एंड जस्टिस पब्लिकेशंस, विच इज द प्राइवेट बॉडी, नॉट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या कोई गवर्नमेंट बॉडी ये नहीं है, ये कोई एक प्राइवेट बॉडी है। हम यह बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं, अगर आप सेक्शन को रीड करते हैं, द कोर्ट शैल presume the genuineness of every book purporting to be printed or published under the authority of the government of any country। any country means चाहे कोई फॉरेन की कोई लॉ बुक्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, या कोई इंडियन की लॉ बुक्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने या उस गवर्नमेंट ने या इस गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, and to contain any of the laws of that country, of any book purporting to contain reports of decisions of the court of such country। it means कि हम कोई भी लॉ बुक्स या कोई जजमेंट रिपोर्ट्स ऑफ द डिसीजन, लाइक हमारे इंडिया में क्या होती है, AIRs होते हैं, राइट। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इनको आप रेलिवेंट कर सकते हो, आप प्रिजम्पशन ले सकते हो कि जो ये चीज है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इट इज, इनके आप जेन्युइननेस के बारे में आप बात कर सकते हो, कि फॉर एग्जांपल कि कोर्ट में मैं कोई जजमेंट को रेफर कर रहा हूँ, तो वहां पे मैं उस पहले क्या होते थे, AIRs होते थे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती थी जिसमें जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट्स होते थे, ठीक है जी। तो उन जजमेंट्स को प्रूव करने के लिए, एक प्रिजम्पशन लेके आने के लिए, तो कोर्ट में आप देखते थे कि पहले एडवोकेट्स मोटी मोटी बुक्स को उठा के लेके जाते थे। अब तो अगर आप उस AIR की कॉपी कोर्ट में लगा रहे हो, तो वो उसके ऊपर प्रिजम्पशन आप नहीं ले सकते। सेक्शन 83 क्या बात करता है, आपको उसी बुक को कोर्ट में लेके आना है। तो वही चीज, लॉ बुक्स कौन सी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा पब्लिश की गई है, आप उनके ऊपर प्रिजम्पशन ले सकते हो।
आप किसी भी कोई यूनिवर्सल की है, कोई लॉ एंड जस्टिस की है, कोई जैन की है, किसी की भी पब्लिकेशन, आप उसके ऊपर प्रिजम्पशन आप नहीं लोगे, आप इस पे लोगे गवर्नमेंट पब्लिश बुक्स या बुक्स के ऊपर आप लोगे। सेक्शन 84, सेक्शन 84 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटर्नी। क्या कहीं पे पावर ऑफ अटर्नी डिफाइंड है? यस, इट इज डिफाइंड इन इंडियन स्टैम्प एक्ट, आई थिंक सेक्शन 2 सबसेक्शन 21, आई गेस, which under which it is defined कि what do you mean by the power of attorney। पावर ऑफ अटर्नी का क्या मतलब होता है? इट इंक्लूड्स एनी इंस्ट्रूमेंट empowering a specified person to act for and in the name of the person executing it, right? तो ये होता है पावर ऑफ अटर्नी का मतलब कि मैंने अपनी पावर ऑफ अटर्नी अपने फादर को दे दी कि नाउ ही कैन डू एनी एक्ट्स रिलेटिंग टू द स्पेसिफाइड थिंग। फॉर एग्जांपल, मेरी कोई जमीन थी, मैं फॉरेन चला गया, तो मैंने उसकी पावर ऑफ अटर्नी बना के मैंने अपने ब्रदर को दे दी कि अगर आपको कुछ सेल डीड, आपको अगर आप कुछ करनी है या कोई मोर्टगेज डीड करनी है तो आप मेरे बिहाफ पे आप कर सकते हो, मीन्स मैंने आपको ऑथराइज कर दिया। तो ये क्या कहते हैं, जो ये पावर ऑफ अटर्नी होती है ना, ये नोटरी इसकी करवाई जाती है, ये नोटराइज्ड होते हैं। The court shall presume that every document purporting means alleging to be the power of attorney and to have been executed before and authenticated by the notary public, ठीक है जी, या नोटरी के सामने आपने इसको एग्जीक्यूट किया, या आपने किसी कोर्ट या जज के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने इसको एग्जीक्यूट किया, या इंडियन काउंसिल, मैंने आपसे पहले बात की थी कि अगर कोई पर्सन फॉरेन में है, फॉरेन कंट्री से अगर वो मेरे को वहां पे पावर ऑफ अटर्नी बना के वो इंडिया में मेरे को वो भेज रहा है, तो उसकी सर्टिफिकेशन कौन करेगा? जो उस कंट्री, फॉर एग्जांपल कनाडा में जो इंडियन एम्बेसी में मेरा इंडियन कौंसल बैठा है, वो सर्टिफिकेशन करके यहाँ पे फिर वैलिड हो, राइट? और वाइस काउंसिल और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वो सो एग्जीक्यूटेड एंड ऑथेंटिशिएटेड, राइट? कि जो वो पावर ऑफ अटर्नी है, इट वाज सो एग्जीक्यूटेड एंड ऑथेंटिक, वो ऑथेंटिक है, राइट? सेक्शन 85, 86, 87 ये बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली के बारे में। सेक्शन 70, 85 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, हमने कोई मिंत्रा पे या अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे हम कोई ऑर्डर्स वगैरह हम मंगाते हैं, राइट? तो अगर आप वहाँ पे, जब आप ऑनलाइन ऑर्डर मंगाते हो, तब आपका एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वहाँ पे हो जाता है। जब भी आप, फॉर एग्जांपल, मैंने कोई मिंत्रा पे, मैंने पहले हम आईडी बनाते हैं, ऐसा नहीं होता ना कि आप गेस्ट बन के आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, नहीं, आपको एक अपनी आईडी बनानी पड़ती है। आईडी बनाने के बाद ही आपकी कोई किसी चीज को आप ऑर्डर आप कर सकते हो। जब आप ऑर्डर करते हो तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर चला जाता है। तो आप बाद में मना नहीं कर सकते कि सर मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट नहीं किया, कि ये ऑर्डर मैंने नहीं मंगवाया। कोर्ट शैल टेक टू प्रिजम्पशन कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट हुआ मेरे और मिंत्रा के बीच में, जो एग्रीमेंट हो गया, ये आपने ही किया है, राइट? देखो जी, अगर आप इसको रीड करोगे तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड purporting टू बी एन एग्रीमेंट containing the electronic signature or digital signature of the parties was so concluded by affixing the electronic signature of the parties, कि उसी पार्टी के द्वारा किया गया है, उसी पार्टी के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को कंक्लूड किया गया है बाय affixing the electronic signature। अगर अगर कोई कस्टमर निगेट करता है, सो द कस्टमर हैज टू प्रूव कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सेम चीज है, बार बार रिपीटिशन है कि जो शैल प्रिजम्पशंस हैं, दे आर द रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ द लॉ, ये आप रिबट कर सकते हो, राइट? सेक्शन 86, सेक्शन 86 बात करता है प्रिजम्पशंस एज टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स and electronic signatures. In any proceedings involving a secure electronic record, the court shall presume, unless contrary is proved, that secure electronic record has not been altered, कि कोई भी alterations नहीं हुई हैं।
since the specific point of time to which the secure status elects. Second, in any proceedings involving secure electronic signature, the court shall presume, unless the contrary is approved, that क्या presume करेगा कि the electronic secure electronic signature is affixed by the subscriber, कि उसी person के इलेक्ट्रॉनिक सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, और विद उसकी इंटेंशन को हम देख रहे हो आप, हम इंटेंशन के ऊपर भी हम प्रिजम्पशन ले रहे हैं कि उस पर्सन की इंटेंशन थी किस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अप्रूव करने की. सेकंड पॉइंट, except in the case of the secure electronic record or the secure electronic signature, nothing in this section shall create any presumption relating to the authenticity and integrity of electronic record. हम इस पे हम presumption authenticity पे हम presumption नहीं ले रहे हैं, right? Section 87. Section 87 बात करता है presumptions as to electronic signature certificates, कि हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की जो सर्टिफिकेट्स हैं हम उनके ऊपर presumptions ले रहे हैं कि जो ये सर्टिफिकेट्स हैं इनके ऊपर क्या presumption है. इनके ऊपर क्या presumption है कि जो इंफॉर्मेशन सब्सक्राइबर ने सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट को दी थी जब उसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का सर्टिफिकेट लेना था, ठीक है, अगर वो वेरीफाई हो गई है, देन कोर्ट शैल टेक द presumption. अगर वो नहीं हुई है तो वो कोर्ट presumption नहीं लेगा. अभी हम इसको रीड करते हैं. The court shall presume, unless contrary is proved, that the information listed in the electronic signature certificate is correct, कि वो सही है. If the certificate was accepted by the subscriber, अगर वो सर्टिफिकेट को सब्सक्राइबर ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसको क्या मानेंगे कि वो जो इंफॉर्मेशन है जो उसने दी थी वो क्या है, सही है. Except for the information specified as subscriber information which has not been verified, अगर वो वेरीफाई अभी तक नहीं हुई है तब ये presumption नहीं आएगी. अगर वो वेरीफाई हो चुकी है then only the court will take the presumption, right? Section 87. Now section 91. 91 बात करता है एग्जीक्यूशन के बारे में. Presumption as to due execution of the documents not produced. It means the court shall presume that every document called for and not produced after notice to produce. For example, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में एक पार्टी ने एक नोटिस दिया अदर पार्टी को कि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो, या कोर्ट ने कहा भी आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो, और वो पार्टी उस डॉक्यूमेंट को नहीं लेके आ रही है, तो कोर्ट एडवर्स प्रिजम्पशन ले लेगा कि दैट डॉक्यूमेंट वाज अटेस्टेड, स्टैम्प्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय लॉ, राइट? तो ये इसको आप कैसे कह सकते हो कि पुनिटिव एलिमेंट है सेक्शन 91 का, कि प्रिजम्पशन इज की डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड है, स्टैम्प्ड है एंड अटेस्टेड है, राइट? सेक्शन 91 तक हमारी शेल प्रिजम्पशन हो चुकी है. अभी आप ओपन कर सकते हो सेक्शन 108. सेक्शन 108 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में. सेक्शन 108 बात करता है फॉर एग्जांपल कि कोर्ट ने कोई प्रिजम्पशन ले ली, या फॉर एग्जांपल कि कोई जनरल एक्सेप्शन थी. सबसे पहले हम सेक्शन को रीड करते हैं एक बार. व्हेन द पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, पर्सन फॉर एग्जांपल मर्डर के लिए उसको ऊपर एक्यूज किया गया, द बर्डन ऑफ अप्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस ब्रिंगिंग द केस एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन. फॉर एग्जांपल वो पर्सन कह रहे हैं कि सर मैं तो पागल था, मैं तो अनसाउंड माइंड का था जब मुझसे मर्डर हुआ, ठीक है, तो ये बर्डन ऑफ अप्रूव किस पे होगा कि सर मेरा केस तो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, किस पे होगा, उस पे होगा जो पर्सन ये कह रहा है. विद इन दिस या स्पेशल एक्सेप्शन ये प्रोविजन में आ रहा है, और इन एनी लॉ डिफाइनिंग द ऑफेंस इज अपॉन हिम एंड द कोर्ट shall presume the absence of such circumstance. It means ये क्या कह रहे हैं कि जहां पे कोर्ट कह रहा है
जहाँ पे एक्यूज पर्सन कह रहा है कि सर मेरा केस तो जनरल एक्सेप्शन में डील कर रहा है, कि सर मैं तो तब अनसाउंड माइंड का था, तो कोर्ट क्या करेगा कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम द एब्सेंस, कि बर्डन कोर्ट प्रिज्यूम ले लेगा कि ऐसा नहीं है, यू आर नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड। प्रिजम्पशन लेगा कि आप एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो बर्डन ऑफ अप्रूव किस पे हो गया? उस पर्सन पे जो कह रहा है कि हम फॉल कर रहे हैं। इसको ना आपको सेक्शन 6 था आईपीसी का, अगर मैं बात करूं बीएनएस का, बीएनएस का इट वाज द सेक्शन, इट इज सेक्शन 3 सबसेक्शन 1, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द बीएनएस। उसमें ये साफ साफ बताते हैं कि जब भी कोर्ट को कोई डेफिनेशन वगैरह पढ़नी है तो उसको जनरल एक्सेप्शन को साथ में ही पढ़ना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्यूज पर्सन ये भूल गया कोई जनरल एक्सेप्शन की प्ली लेना, कि सर फॉर एग्जांपल किसी माइनर पर्सन ने कोई ऑफेंस कर दिया, तो ये भूल गया एक्सेप्शन एक्सेप्शन जनरल एक्सेप्शन लेना, कि सर कि ये तो मेरा केस जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, तो आप मेरे को पुनिश नहीं कर सकते। लाइकवाइज, कि जहाँ पे पर्सन भूल गया ये ऑफेंस ये लेना कि मैं तो अनसाउंड माइंड का था, ठीक है, तो मेरी कोई पेनल्टी नहीं बनती है। तो कोर्ट को जनरल एक्सेप्शन को ऑफिशियल सेक्शंस के साथ ही पढ़ना है, और जहाँ पे भूल गया तो कोर्ट वहाँ पे उनको कह देगी कि आपका केस इसमें फॉल कर रहा है, हम अंडर सेक्शन 108 प्रिजम्पशन ले रहे हैं कि ये चीज आपके कि आप कि ये आपके कि आपका केस जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं कर रहा, ये आपको अभी अप्रूव करना है। ये चीज ना क्लियर की गई थी इन द केस ऑफ रिजान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, रिजान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2003 सुप्रीम कोर्ट। राइट, इसमें बताया गया था कि वेयर पर्सन फेल्स टू टेक द बेनिफिट ऑफ द जनरल एक्सेप्शन, कि जहाँ पे कोई पर्सन भूल गया लेना, तो वहां पे इट इज द जॉब ऑफ द कोर्ट टू रिमाइंड द पार्टी या टू इन्फॉर्म द पार्टी कि आप उस एक्सेप्शन की आप हेल्प लो, कि आप उसको इन्वोक करवाओ। ठीक है जी, कोर्ट खुद भी इन्वोक करके अभी हमारा बैलेंस, कोर्ट बैलेंस कैसे करेगा कि एक तरफ तो वो कह देगा कि जो आपका केस है, ये आपका केस इस एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, ठीक है, एक तरफ तो वो एक्यूज के तरफ झुक गया, दूसरी तरफ वो एक्यूज के खिलाफ एक प्रिजम्पशन ले लेगा कि आपका केस इसमें फॉल नहीं करता, आप प्रूव करो। तो वो इसमें अब बैलेंस हो गया, राइट, कि एक तरफ तो मैंने एक्यूज को भी बोल दिया कि आपका केस भी प्राइवेट डिफेंस में या किसी भी जनरल एक्सेप्शन में आपका केस फॉल कर रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ उसको बोल के मैंने एडवर्स प्रिजम्पशन ले लिया भी आपका केस इसमें फॉल नहीं कर रहा, इसको भी आप प्रूव करो, राइट। तो ये था हमारा सेक्शन 108, विच इज ऑल्सो कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द शेल प्रिजम्पशंस, आपको उसके साथ रीड करना है। अभी हमारे सेक्शन 115, 118 एंड 120 पेंडिंग है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे शेल प्रिजम्पशंस में, उसके बाद हम मे प्रिजम्पशंस की बात करेंगे। ओके, so thank you very much, this is all for the day।